हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनवरी 2026 में एग्जाम है, तो हम कर रहे हैं सर आईसीएआई के जो एमटीपी है मॉडल टेस्ट पेपर फॉर द एग्जामिनेशन 2025 एंड ऑनवर्ड, मतलब हमारे जनवरी 2026 के लिए भी ये रिलेवेंट है। जिसपे हमने पिछली क्लास में बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन करे थे। आज हम थोड़े आगे वाले क्वेश्चन करेंगे सीए इंटर कॉस्टिंग के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे शुरू के ये तो हमने कर लिए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 ये करेंगे, ये वाला डिस्क्रिप्टिव वाले जो है। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजीली हम करेंगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इसका बन गया तो मजे आ जाएंगे। आइए मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। कह रहा है पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है दो प्रोडक्ट। कह रहा है एक एक्स है और एक है वाई। बोथ प्रोडक्ट यूज कॉमन रॉ मटेरियल जेड। कह रहा है दोनों के लिए एक ही रॉ मटेरियल लगता है जिसका नाम है जेड। रॉ मटेरियल जेड इज परचेज एट ₹72 पर केजी। यानी कि जेड जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो ₹72 एक किलो का मिलता है, जो एक्स और वाई दोनों में लगता है। पर कितना कितना परसेंटेज या प्रोपोर्शन लगता है, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है। फिर कह रहा है द मार्केट, मतलब ₹72 का मिलता मार्केट से। कंपनी हैज डिसाइड टू रिव्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। फोर्थ कमिंग ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल एस्टिमेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। और ये हमारा बजटेड पीरियड है, यानी कि हम अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी जो अगले साल की आने वाली है उसके लिए हम बजट बना रहे हैं। दो प्रोडक्ट है, एक है एक्स और एक वाई। कह रहे हैं कि एक्स की सेल होगी 28,000 रुपए, 28,000 यूनिट्स, और वाई की सेल होगी 13,000 यूनिट। ठीक है, फिनिश स्टॉक इंक्रीज बाय द ईयर। देखो अब क्वेश्चन बहुत इजी है, पर क्या है इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे वर्ड्स डालेगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इंस्टीट्यूट उसमें खुश हो जाता है, देखो बच्चे ने गलती कर दी है। अरे भैया सीधी बात है, कह रहा है कि इतने की ये सेल करेगा और कह रहा है फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय द ईयर एंड। इसका मतलब सिंपल मतलब हो गया कि ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब ये हुआ सर हमारे पास कोई भी ओपनिंग नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि एक्स और वाई का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। सिर्फ क्या गिवन है कि कितने सेल करेंगे और कितने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। क्लियर? फिर कह रहा है पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन, यानी कि जब ये बन के तैयार हो जाता है एक्स, तो 4% इसमें से क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि 100 यूनिट बन के तैयार हुआ तो 4% तो इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। कितना बचेगा? सिर्फ 96% ही बचेगा। कितना बचेगा? 96% बचेगा। क्लियर है? ये जरूरी है क्वेश्चन के लिए। और y में कह रहा है कि y में 6% रिजेक्ट हो जाएगा, यानी 100 यूनिट बने तो 6 खराब होंगे। कितने बचेंगे? 94 बचेंगे। अब बता रखा है मटेरियल Z यूसेज पर यूनिट, यानी ये आपको इनपुट आउटपुट रेशो दे रखी है। और कह रहा है नेट ऑफ वेस्टेज, यानी वेस्टेज हटाने के बाद जो ये बता रहा है कि भाई x में 5 किलो लगेंगे, यानी एक x को बनाने में कितना z लगता है सर? 5 किलो z लगेगा। वहीं दूसरी ओर y को बनाने में, एक यूनिट y को बनाने में कितना किलो लगेगा? z 6 किलो लगेगा। यह आपको क्या गिवन है सर? इनपुट आउटपुट रेशियो गिवन है। फिर कह रहा है कि मटीरियल z की जो वेस्टेज है, मटीरियल Z की जो वेस्टेज है X के लिए कितना है? 10% और Y के लिए 5%। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 100 यूनिट लगाता हूं Z के, 100 यूनिट लगाता हूं Z के, जिसमें से 10% तो ये खराब हो जाएगा, यानी कि कितना लगेगा? सिर्फ एक्चुअल में 90 ही लग पाएगा। कितना लग पाएगा? 90 या 90%। और यहां पे कितना खराब हो जाएगा? 5, यानी कि 95% यहां बचेगा। और यहां कितना बचेगा? 90%। तो अब जरा क्वेश्चन में समझो। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दो तरीके से वेस्टेज दे रखी है। एक तो वेस्टेज दे रखी है आपको यहां फिनिश गुड्स की, कि फिनिश गुड्स में इतनी वेस्टेज होगी, फिनिश गुड्स में इतनी वेस्टेज होगी, यानी 100 बनेंगे तो 4 तो खराब निकलेंगे। ये वेस्टेज या नॉर्मल लॉस, ये वेस्टेज या नॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स की है। दूसरी आपको जो वेस्टेज या नॉर्मल लॉस दे रखा है, दूसरा आपको जो वेस्टेज या नॉर्मल लॉस दे रखा है, ये दे रखा है रॉ मटेरियल का, ये दे रखा है रॉ मटेरियल का। तो दोनों अलग अलग हैं। एक फिनिश गुड्स का है नॉर्मल लॉस और एक रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस है। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा।
कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल जेड इज एक्सपेक्टेड टू बी एट कांस्टेंट रेट ओवर द पीरियड, यानी कि हम हर महीने एक जैसा ही यूज करेंगे, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, अब यहां पे आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, होल्डिंग कॉस्ट दे रखा है एक यूनिट का कितना दे रखा है 11% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। वैसे भी कैरिंग कॉस्ट मटेरियल की ही होती है, तो जो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट है, वैसे मेरी मटेरियल कॉस्ट थी 72 रुपए, उसका 11% क्या हो गया सर, कैरिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है एक ऑर्डर 15,600। The management of P Limited has decided that there should not be more than 40 orders in a year। देखो ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हम हर साल 40 ऑर्डर से ज्यादा नहीं करेंगे। कितने ऑर्डर करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 ऑर्डर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे मटेरियल जेड का, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे प्रोडक्शन बजट बनाओ, सबसे पहले आपसे प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉइंट की बात करते हैं। सर प्रोडक्शन बजट का मतलब होता है कि कितना हमें बनाना है पूरे साल में, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, बजट बना रहा हूं कि कितना बनाऊंगा। तो सीधी बात है मैं कितना बनाऊंगा, देखो सर सबसे पहले तो मैं जितना बेचूंगा वो मैं बनाऊंगा, जितना बेचूंगा वो बनाऊंगा, प्लस जितना मुझे क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, क्योंकि मुझे कुछ क्लोजिंग भी रखना होता है, क्योंकि जीरो तो नहीं करूंगा, तो जितना क्लोजिंग रखूंगा वो भी बनाऊंगा। लेकिन हो सकता है सर पहले कुछ पड़ा हो, तो जो ओपनिंग में पड़ा हो वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं होती, तो वो मैं माइनस कर देता हूं। तो ये बनता है सिंपल मेरा प्रोडक्शन बजट, यानी सेल करना है वो बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक जो बचाना है वो भी बनाना है, लेकिन हो सकता है कुछ ओपनिंग पड़ा हो तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये होता है सेल बजट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आइए सेल नहीं सॉरी प्रोडक्शन बजट। तो आइए प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन, मेरे साथ साथ जरा देखना शुरू करिए इसका सॉल्यूशन। आइए तो दो प्रोडक्ट के सर, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। जेड है 72 रुपए का मिलेगा रॉ मटेरियल। आओ हमें बनाना है सर प्रोडक्शन बजट, और इन यूनिट्स बनाना है, इन यूनिट्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा सर, सिंपल है, सेल कितने का माल बेचूंगा, तो माल जो बिकेगा यूनिट्स में वो 28,000 एक्स के और 13,000 वाई के, तो ये बनाने हैं मुझे। फिर मुझे कौन से बनाने हैं, जो फिनिश गुड्स में मुझे बचा के रखने हैं, और यहां पे इसने फिनिश गुड्स का एक फैंसी नाम आपको दिया, पोस्ट रिजेक्शन रेट नाम से आपको दे दिया, सॉरी पोस्ट रिजेक्शन ही कह रहा, फिनिश गुड स्टॉक, एक फैंसी नाम आपको दे दिया उसने, फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय द ईयर एंड। तो सर 28,000 तो मुझे बेचने हैं, 320 बचा के रखने हैं। मजे की बात ओपनिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे बनाने कितने, 28,320। सेम हम वाई की बात करें, 13,000 बना के बेचने हैं, 160 बना के रखने हैं, ओपनिंग कुछ है नहीं, तो मुझे कुल बनाने हैं 13,160। लो हमारा यहां पे प्रोडक्शन बजट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं सर यहां कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सर ये जो है, ये जो निकला है, ये निकला है आफ्टर रिजेक्शन, क्योंकि सर जितना भी बनेगा, इसने यहां पे नॉर्मल लॉस दिया हुआ था किसका, फिनिश गुड्स का, जितना भी बनेगा उसमें से 4% एक्स और 6% वाई का खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बना मेरा, ये जो बना, ये आफ्टर रिजेक्शन है। क्या है सर, ये आफ्टर रिजेक्शन। तो बिफोर रिजेक्शन मुझे कितना बनाना पड़ेगा सर, सिंपल बात है, ये जो वैल्यू है ये 96% है, क्योंकि 4% खराब होगा इसमें, और ये जो वैल्यू है ये 94% है, क्योंकि इसमें से 6% खराब होगा। तो मुझे बिफोर रिजेक्शन का बताना है कि बिफोर रिजेक्शन मुझे कितना बनाना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 96% से। होप श्योर आपको ये पता होगा हम क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हम 100% वैल्यू निकाल सकें। और यहां मैं डिवाइड कर दूंगा 94% से, तो यह आ जाएगा सर 29,500, यह आ जाएगा 14,000, और ये मेरा होगा प्रोडक्शन। ये मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया सर, ये प्रोडक्शन है बिफोर रिजेक्शन, कि रिजेक्शन से पहले इतना बनाना है, क्योंकि रिजेक्शन के बाद इतना बचेगा, तभी तो उसमें से मैं सेल कर पाऊंगा और क्लोजिंग स्टॉक को बचा पाऊंगा। क्लियर है, बहुत इजी था, हमारा प्रोडक्शन बजट इन यूनिट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे कह रहा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो बहुत इजी है, हमें फॉर्मूला भी याद है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2 × ए होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी होता है सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सर देखो यहां पे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मुझे Z चाहिए कितना, मुझे Z जो रॉ मटेरियल है चाहिए कितना, कितना चाहिए सर वो डिपेंड करता है कितना मुझे X और Y बनाना है, कितना मुझे X और Y बनाना है। तो देखिए सर मुझे X कितना बनाना है, मैंने अभी
पॉइंट नंबर 1 में निकाला, x बनाना है 29,500, और एक एक्स को बनाने में कितना z लगता है सर? 5 किलो लगता है। कहां लिखा था सर? ये लिखा था, इनपुट आउटपुट रेशियो दे रखी थी कि यहां 5 किलो और यहां 6 किलो। तो अगर मुझे 29,500 एक्स बनाना है और एक को बनाने में 5 किलो लगेंगे, तो टोटल कितना चाहिए सर? 1,47,500 केजी। लेकिन ये आफ्टर वेस्टेज है, वेस्टेज क्योंकि क्लोजिंग इसके अंदर रॉ मटेरियल में भी वेस्टेज है तो उसकी भी बात करेंगे। तो इसमें कितनी वेस्टेज हुई सर? इसमें वेस्टेज हुई 10%, यानी ये 10% कटने के बाद है, इसका मतलब ये 90% है। तो मुझे लगाना कितना पड़ेगा सर? मैं 90% से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे Z इसमें लगाना पड़ेगा 1,63,889 केजी। बात क्लियर है? एक बार दोबारा समझा दूं, समझो जरा भाई। मुझे x कितना लगाना है? 29,500। एक बनाने में 5 किलो तो इतना लगेगा, लेकिन सर इसमें जो लगा है वो 10% लॉस के बाद लगा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का भी अपना नॉर्मल लॉस है 10%। तो इसका मतलब ये वैल्यू 90% हुई। तो 100% करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 90% से डिवाइड कर दूंगा। तो x के लिए मुझे कितना z चाहिए? 1,63,889। ठीक है। सेम अब हम y की बात करेंगे। सर y में कितना किलो लगेगा? y मुझे टोटल 14,000 केजी बनाना है और एक y बनाने में 6 किलो लगता है। लेकिन सर y में भी कितना नुकसान हो रहा है? 5%। इसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 95%। मुझे चाहिए 100%, तो मैं 95% से डिवाइड कर दूंगा। तो y के लिए कितना लगेगा? 88,421 केजी। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मुझे Z की एनुअल रिक्वायरमेंट है, कितनी मुझे Z की एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब फॉर्मूला लगा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय A, एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया सर 2,52,310। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 15,600। कैरिंग कॉस्ट हमने अभी बताई थी कि एक 72 रुपए का है और उस पर कैरिंग कॉस्ट है सर 11%। तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया 31,527 केजी, 31,527 केजी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यहां तक आपने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना क्या आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और मैं किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बना सकता हूं। तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर बी पे कह रहा है प्रिपेयर परचेज बजट। तो परचेज बजट किसका बनता है सर? परचेज बजट हमेशा मटेरियल का बनता है, क्योंकि वही हम खरीदते हैं और वही बता रखा है। कह रहा है किलो में भी बनाना है, यानी यूनिट्स में भी बनाना है और वैल्यू में भी बनाना है फॉर द ईयर। तो सिंपल बात है भाई, मुझे कितना खरीदना है सर? जितना मुझे एक्स और वाई बनाना है उतना मुझे खरीदना है, और एनुअल रिक्वायरमेंट तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। तो मैं इसका परचेज बजट बनाऊं तो मैं सिंपल कहूंगा सर बनाना मुझे खरीदना कितना है? अभी तो निकाला था 2,50,310, ये रहा 2,50,310, तो ये लिख लिया। अच्छा, एक कितने का है? 72 का। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1,81,66,320। तो ये वैल्यू क्या आ गई सर? ये वैल्यू आ गई मेरी रॉ मटेरियल परचेज, और ये मेरा परचेज बजट बन गया। खत्म। कितना इजी था। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा इफ देर इज सोल सप्लायर, यानी कि हमारा जो सप्लायर है किसका? मटेरियल Z का, वो एक ही है इन द मार्केट, एंड द सप्लायर डू नॉट सेल मोर देन 4,000 केजी। और कह रहा है सप्लायर कह रहा है कि मैं आपको एक बार में 4,000 किलो ही दूंगा Z एट अ टाइम। यानी कि समझो मेरी बात, वो कह रहा है कि एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कितने का आएगा? 4,000 केजी का। क्यों? वो कह रहा है मेरे टेम्पो में जगह ही इतनी है, मान लेते हैं, कह रहा है मेरे टेम्पो में जगह ही इतनी है कि मैं 4,000 किलो से ज्यादा का माल आपको दे ही नहीं सकता एक बार में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना माल होगा सर? 4,000 केजी। फिर कह रहा है कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी। मैनेजमेंट की भी परचेज पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी? देखो सर, यहां लिखा था ये वाला पॉइंट कि मैनेजमेंट एक साल में कितने ऑर्डर करेगी सर? 40 से ज्यादा ऑर्डर नहीं करेगी। शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स। तो यहां पे सर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ गया है। कम ऑन, क्या आ गया है? लिमिटिंग फैक्टर। दो लिमिटिंग फैक्टर आए, एक तो मैनेजमेंट की पॉलिसी कि 40 ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, दूसरा जो मेरे सप्लायर है उसकी अपनी पॉलिसी कि वो एक ऑर्डर में कितने यूनिट भेजेगा? ज्यादा से ज्यादा 4,000 यूनिट भेजेगा। ठीक है। फिर कह रहा है परचेज पॉलिसी, फिर कह रहा है एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इनटू कंसिडरेशन, मतलब जितना हमें बनाना है
कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दैट कुड बी प्रोड्यूस। अब जरा मेरी बात समझिए सर, यहां दो लिमिटिंग फैक्टर आ गए। पहला लिमिटिंग फैक्टर है कि मेरा मैक्सिमम ऑर्डर साइज कितना हो सकता है, 4000 केजी, क्योंकि उससे ज्यादा वो देगा नहीं। दूसरा, मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कितने कर सकता हूं, 40। तो अब मुझे बताइए जरा कि मैं मटीरियल जेड ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकता हूं। एक तो 4000 केजी एक ऑर्डर में, 4000 केजी एक ऑर्डर में, और कितने ऑर्डर में प्लेस कर सकता हूं सर, 40 ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। तो टोटल जेड में कितना मंगा सकता हूं साल भर में, 4000 इंटू 40, यानी कि एक साल में आप 1,60,000 केजी से ज्यादा जेड नहीं मंगा सकते। ठीक है, अब बात आती है कि वो पूछ रहा है कितना एक्स और वाई आप बनाओगे। अब जरा समझो, जनरली तो सर एक्स और वाई की प्रोडक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मेरा रॉ मटेरियल क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो मैं वो वाला यूनिट बनाना चाहूंगा जहां मेरा पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इनकी एक्स और वाई की ना तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो मतलब ये वाला पॉइंट मैं इस क्वेश्चन में नहीं ले सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास z कितना बचा सर, z बचा 1,60,000 केजी। अब मुझे इसमें किस में बांटना है, x और y में बांटना है। अब मुद्दा यह आता है कि सर ये जो x और y में बटेगा किस प्रोपोर्शन में बटेगा, रैंकिंग वाला सिस्टम तो यहां नहीं हो सकता क्योंकि सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने पहले बांटा हुआ था, जितना z मैंने पहले बांटा हुआ था उसी प्रोपोर्शन में बांट दूंगा। यानी समझो जरा, z की रिक्वायरमेंट कितनी थी सर, z की रिक्वायरमेंट थी ये रहा 1,63,889, किसके लिए, x के लिए, और y के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी 88,421। तो इसी रेशो में मैं उस 1,60,000 को बांट दूंगा। ये देखो, तो मैंने 1,60,000 को बांट दिया 1,63,889 डिवाइड बाय 2,52,310, यानी इस टोटल में से अगर इतना जाता था y के लिए, z के लिए, इतने टोटल में से अगर इतना जाता था x के लिए तो इसमें से कितना जाएगा, फिर इतने टोटल में से इतना जाता था y के लिए तो इतने में से कितना जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू आ गई। लेकिन ये टोटल वैल्यू क्या है, बिफोर वेस्टेज, क्योंकि ये सारी वैल्यू बिफोर वेस्टेज थी। अब आफ्टर वेस्टेज कितना हुआ सर, 10% का वेस्टेज यहां पे था और 5% का वेस्टेज यहां पे था। तो जो नेट मटेरियल मेरे पास बचा वो बचा 93,536, जो कि एक्स में लगेगा और वाई में लगेगा 53,267। ठीक है, अच्छा इससे यूनिट कितने बनेंगे सर, एक बनाने में लगते हैं 5 केजी, एक बनाने में लगते हैं 5 केजी, तो डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो x के यूनिट बनेंगे 18,707 और y के बनेंगे 8,878। क्लियर है, तो ये इसने हमसे पूछा था कि भाई x और y के कितने यूनिट बन सकते हैं, और इतना हमारे पास है, तो हमने लिमिटिंग फैक्टर से बता दिया। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है चीकू ट्रांसपोर्ट सर्विस, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती भी है जो इंस्टीट्यूट ने करी है। कह रहा है इज ए दिल्ली बेस्ड नेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि दिल्ली बेस्ड है और ट्रांसपोर्ट करता है, किसके, गुड्स की ट्रांसपोर्ट करता है, ओइंग 4 ट्रक्स, कह रहा है 4 ट्रक वो लेके चल रहा है। द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनिंग दीज ट्रक्स आर एज फॉलो, यानी कि ट्रक्स को चलाने की और मेंटेन करने की कॉस्ट उसने आपको दे रखी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेरे साथ साथ पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि डीजल की जो कॉस्ट है वो 19.20 पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ट्रक चलेगा तो 19 रुपए 20 पैसे की कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिर इंजन ऑयल कह रहा है कि 4,200 रुपए लगते हैं हर 13,000 किलोमीटर पे। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है 36,000 फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर। ड्राइवर की सैलरी ये फिक्स होती है, ड्राइवर की सैलरी हमारी 24,000 है, लेकिन ये पर ट्रक है, पर मंथ। फिर कह रहा है क्लीनर की सैलरी है 15,000 पर ट्रक पर मंथ, सुपरवाइजर एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस 14,000 रुपए पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लोडिंग गुड कह रहा है 180 रुपए लगते हैं पर मेट्रिक टन, यानी एक मेट्रिक टन के 180 रुपए। ऑल 4 ट्रक्स वर परचेज फॉर रुपीज 30 लाख, यहां पे ये गलती है। कह रहा है कि सारे के सारे ट्रक 30 लाख के खरीदे, क्या पॉसिबल है? आओ जरा एक बार चेक करो, 30 लाख डिवाइडेड बाय 4 ये होता है सर 7,50,000, और एक ट्रक 7,50,000 का नहीं आता है, तो यहां पे ये गलती है
और ये गलती का सोल्यूशन जो है इंस्टीट्यूट ने ठीक करा हुआ है, मतलब सोल्यूशन में ठीक करा है, यहां गलत करा है। तो आप कह सकते हो ऑल 4 ट्रक्स नहीं, ईच ट्रक। आप कह सकते हो कि ईच ट्रक कितने का पड़ा हमें, 30 लाख का। एक ट्रक कितने का पड़ा, 30 लाख का, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 7,20,000 किलोमीटर। अब ध्यान से सर, ये एस्टिमेटेड लाइफ जो है ये इसके डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। ये डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डेप्रिसिएशन इसके रनिंग के अकॉर्डिंग है, कि जितना चलेगा उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। ये किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, किलोमीटर के। ठीक है, अब जरा एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। इसने जो कॉस्ट दे रखी है रनिंग एंड मेंटेनिंग दीज ट्रक्स, पहली चीज तो मुझे बताओ, ये जो कॉस्ट दे रखी है ये कितने ट्रक की है, क्या ये एक की है या 4 ट्रक की है। देखो उसने लिखा है मेंटेनिंग दीज ट्रक्स, इसका मतलब ये 4 ट्रक की कॉस्ट इसने दी होगी, इनको छोड़ के, क्योंकि यहां पे एक ट्रक का है, देखो ये रहा, फॉर पर ट्रक, इनको छोड़ के बाकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो सर 4 ट्रक की कॉस्ट है। कितनी है, 4 ट्रक की कॉस्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये भी है कि सर ये मंथली है, ये मंथली है या ईयरली है, इसने यहां कुछ नहीं बता रखा, देखो कहीं भी नहीं बता रखा। तो मान के चलेंगे ये मंथली है, क्यों, क्योंकि सर यहां पे इसने मंथ दे रखा है, तो मान के चलेंगे ऊपर वाली कॉस्ट भी क्या है, मंथली है। ठीक है, फिर कह रहे ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, देखो यहां पे भी मंथ की बात कर रहा है, तो मान के चलेंगे ये मंथ के ही हिसाब से कॉस्ट ले रहा है। कह रहे ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ इट इज एक्सपेक्टिंग 6 बुकिंग, कह रहे हमें लगता है कि 6 बुकिंग हमारे पास होगी, दिल्ली टू कोची, दिल्ली टू गुवाहाटी, दिल्ली टू विजयवाड़ा, दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू आसनसोल, दिल्ली टू चेन्नई, जिसका डिस्टेंस उसने इतना इतना दे रखा है। टोटल हो गया 10,710 किलोमीटर एक, मतलब हमारे ट्रकें चलेंगे। ठीक है, अच्छा ये कितने ट्रक का है, सर ये भी 4 ट्रक का होगा, क्योंकि इसने कुछ नहीं बता रखा। तो फिर कह रहा है कि वेट बता रहा है कि जब ये जाएगा तो यहाँ 14 मेट्रिक टन होगा, यहाँ 12, 15, 10, 12 ये। ठीक है, फिर वेट डाउन, इसका मतलब ये है वेट अप, मतलब ये दिल्ली से जब कोची जाएगा तो इतना वेट लेके जाएगा, दिल्ली से जब ट्रक कोची जाएगा तो इतना वेट लेके जाएगा। वेट डाउन का मतलब जब ये कोची से वापस दिल्ली आएगा, क्योंकि वापस दिल्ली तो आएगा ना, दिल्ली बेस्ड है, तो जब कोची से वापस दिल्ली आएगा तो कितना माल लेकर आएगा, 6 मेट्रिक टन। यानी जाते टाइम तो 14 मेट्रिक टन लेके जाएगा और आते टाइम 6 मेट्रिक टन। इन तीनों के लिए आते टाइम कोई उसको गुड्स नहीं मिलते, यानी कोई भी उसको आप कह सकते हो काम नहीं मिलता वापस आते टाइम। लेकिन इसके लिए आसनसोल से वापस आते टाइम और चेन्नई से वापस आते टाइम 4 और 8 किलोमीटर। यानी अब मेरी बात समझिए कि वो कहां से चलेगा, वो दिल्ली से चलेगा और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, और फिर दिल्ली से वो वापस, मतलब उस डेस्टिनेशन से वापस दिल्ली भी आएगा। तो इसका मतलब जो ये 10,710 किलोमीटर है ये वन साइडेड है, ये वन साइड है, और वापस जब ये आएगा तो 10,710 किलोमीटर और लगेंगे, क्योंकि भाई जाएगा और वापस भी आएगा। तो सर जाने के तो 10,710 और वापस आने के भी तो उतने किलोमीटर लगे, तो कुल किलोमीटर गाड़ी कितनी चली, 10,710 प्लस 10,710, पूरे साल महीने हमारे चारों ट्रक इतने किलोमीटर चलेंगे। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, टन किलोमीटर पूछ रहा है कि भाई क्या होगा हमारे व्हीकल का। तो सर टन किलोमीटर निकालना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे। फिर कह रहा है कि कॉस्ट भी बताओ पर टन किलोमीटर। आइए जरा, तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वो कि सबसे पहले पूछ रहा है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब मुझे बताइए टन किलोमीटर कैसे निकलता है, टोटल टन किलोमीटर, यानी कितने टन माल लेके कितना किलोमीटर हम चले, कितने टन माल लेके कितना किलोमीटर हम चले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, देखिए टन किलोमीटर है, टन भी है और किलोमीटर, तो जितने आपके किलोमीटर चले और जितना टन वेट आप लेके चले उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय द टन। आइए जरा कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखो सर हमारी जो जर्नी हुई वो दिल्ली से कोची, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, वाराणसी, आसनसोल और चेन्नई। ठीक है, अच्छा जब हम माल लेके गए यानी दिल्ली से कोची गए तो कितने किलोमीटर का था, 2700 किलोमीटर। लेकिन इस 2700 किलोमीटर में आप कितने टन माल लेके गए, 14 टन। तो टन किलोमीटर निकालने के लिए आप किलोमीटर को टन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2700 इंटू 14। फिर ऐसे ही दूसरा इतना था, तीसरा इतना था, चौथा इतना था, पांचवा इतना था और छठा इतना था। ये देखिए मैंने इनको आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई। क्या किसको मल्टीप्लाई करा सर, किलोमीटर को टन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टन किलोमीटर आ गया।
ये तो सर एक साइड का था जब मैं दिल्ली से अपने डेस्टिनेशन पे गया। अब मैं वापस भी तो आया, वापस भी तो आया। अब जब मैं वापस आया तो कितना टन है सर? 6, बाकी 3 में 0, फिर 4 और 4, तो ये हो गया सर 6। लेकिन जब ये वापस आएगा, समझो जरा, जब ये वापस आएगा तो कितने किलोमीटर? सर उतना ही जितना गया था, 2700 किलोमीटर लेके गया था, वापस भी कितना आएगा? 2700 किलोमीटर। लेकिन कितने टन लेकर आया? 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2700। इन तीनों में कुछ भी नहीं है। फिर वापस जब ये आया, जब ये गया था 1280, वापस आएगा तो भी 1280, गया था तो 12 टन लेके गया था, वापस आएगा तो 4 टन। सेम यहां पे 2185 किलोमीटर, 2185 किलोमीटर लेके गया था, वापस आएगा तो भी इतना, गया था तो 10 टन लेके आएगा तो 8 टन लेके। तो ये आ गया सर मेरा वेट अप यानी जाने का, ये आ गया मेरा वेट डाउन वापस आने का। तो सर इतना तो जाने का 10 किलोमीटर, इतना आने का 10 किलोमीटर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा टोटल टन किलोमीटर। तो ये आ गया और ये आ गया, इसको ऐड करा, ये आ गया और इसको ऐड करा, ये आ गया, ये आ गया और इसको ऐड करा, ये ये तो टोटल 10 किलोमीटर आ गया सर मेरा 1,72,240। लो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कितना इजी था? मुश्किल था? नहीं, बस क्या था, क्वेश्चन को समझने वाली बात थी। नेक्स्ट पूछ रहा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो सर सिंपल होता है कि टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे आपके टोटल टन किलोमीटर, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर गाड़ी जब 1 टन लेकर जाएगी, 1 टन 1 किलोमीटर लेकर जाएगी तो क्या कॉस्ट होगी। तो सर ये सारी हमारी कॉस्ट थी, ये सारी हमारी कॉस्ट थी, इन कॉस्ट को ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी कॉस्ट आएगी, आइए जरा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टन पर किलोमीटर। सबसे पहले कॉस्ट आएगी रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट कितनी थी सर? रनिंग कॉस्ट थी सबसे पहले 19 रुपए 20 पैसे डीजल की कॉस्ट। तो डीजल की कॉस्ट हो गई सर 19.20, 19.20। लेकिन ये क्या है? 1 किलोमीटर की। मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली? 10,710, लेकिन ये एक साइड का है, वापस भी तो आएगी, तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो 19.20 मल्टीप्लाई बाय 10,710 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल मेरी जो डीजल की कॉस्ट आ गई वो आ गई 4,11,264। अब इंजन ऑयल, अगला इंजन ऑयल कह रहा है 4,200 फॉर एवरी 13,000 किलोमीटर। तो सर 4,200 है हर 13,000 किलोमीटर के लिए, तो डिवाइड करके 1 किलोमीटर क्या आ गई। और मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है सर? 10,710 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 6,920। फिर सर मेरी रनिंग कॉस्ट में आती है, रनिंग कॉस्ट में आती है मेरी लोडिंग कॉस्ट, जो कि है 180 पर मेट्रिक टन, यानी 1 मेट्रिक टन का 180, 1 मेट्रिक टन का 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय मेट्रिक टन। मेरे मेट्रिक टन कितने देखो, यहां है 73 और यहां 18, यानी 1 मेट्रिक टन के, या मैं कहूं 1 टन के, मेट्रिक छोड़ो, 1 टन के कितने? 1 टन के 180। तो सर जाते टाइम कितना टन था? 73। आते टाइम कितना था? 18। तो जब लोडिंग करी होगी तो 73 और 18 ये दोनों मेरे मेरे टन हो गए, और 1 टन के 180, तो कॉस्ट ऑफ लोडिंग हो गया सर मेरा 16,380। अब डेप्रिसिएशन भी मेरा फिक्स नहीं है, डेप्रिसिएशन मेरा रनिंग है, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहां पे मेरे टोटल 4 ट्रक कितने के थे सर? मेरे टोटल 4 ट्रक 30 लाख के नहीं थे, एक ट्रक 30 लाख का था। तो मैंने क्या करा सर, 30 लाख का एक ट्रक है मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे 4 ट्रक की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा उसने कहा कि 4 ट्रक की जो लाइफ है वो 7,20,000 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर की लाइफ आ गई। मेरे ट्रक चले कितने? 10,710, लेकिन ये 2 ट्रिप में चले, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा डेप्रिसिएशन जो आ गया 3,57,000। क्लियर है? ये 4 ट्रक का है। अब आगे चलते हैं सर, अगला पॉइंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पहला तो मेरा कौन सा था? रनिंग चार्जेस, अगला आएगा रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस में क्या था देखो सर, रिपेयर मेंटेनेंस में कह रहा था 36,000 है हर 10,000 किलोमीटर के। तो अगर हर 10,000 किलोमीटर के 36,000 है तो डिवाइड करके निकलेगा 3 रुपए 60 पैसे 1 किलोमीटर के। और मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? 10,710 इंटू 2, तो ये आ गया 77,112। क्लियर है? उसके बाद आता है सर फिक्स चार्जेस, यानी कि स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें आता है सर मेरा ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी और सुपरवाइजर की। तो सर ड्राइवर की सैलरी कितनी है सर? ड्राइवर की सैलरी इसने बताई थी 24,000 एक ट्रक की पर मंथ,
और मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन 4 ट्रक की बात कर रहा हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 96,000 आ गया। क्लीनर की सैलरी भी 15,000 पर ट्रक थी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16,000 आ गया। सुपरवाइजर की जो सैलरी थी वो 14,000 पर मंथ। अब ये पर ट्रक नहीं है, सुपरवाइजर जो है सारे ट्रक पे एक ही है, तो पर मंथ हो गया चारों ट्रक का 14,000 रुपए। टोटल कॉस्ट आ गई 10,38,676 और टोटल टन किलोमीटर थे मेरे 1,72,240। तो एक टन किलोमीटर गाड़ी जाएगी तो कितना खर्चा आता है? 6.03। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, इसका बी पार्ट पढ़िए जरा मेरे साथ साथ। कह रहा है एस एंड सन्स एन अनरजिस्टर्ड, सबसे मेन बात तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर आपको पता होता है कि जिसके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है। और अनरजिस्टर्ड जो भी जीएसटी पे करता है वो जीएसटी उसकी क्या बन जाती है सर? सीधा सीधा कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि उसको उसका इनपुट नहीं मिलता, ठीक है। तो कह रहा है कि परचेज करता है मटेरियल फ्रॉम वी लिमिटेड विच इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर। वी लिमिटेड से खरीदता है जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है। हमें मतलब नहीं है सर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हम तो अनरजिस्टर्ड हैं, हम जो भी पैसा पे करेंगे वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि उसका इनपुट नहीं मिलता। फिर कह रहा था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 लॉट, यानी एक लॉट यानी 5,000 यूनिट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि लिस्ट प्राइस, कह रहा है एक लॉट यानी कि 5,000 यूनिट कितने में आते हैं? लिस्ट प्राइस है 5 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट है उस पर 10% का। जीएसटी लगेगा जिसका लिखा भी है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, 18% का, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। कैश डिस्काउंट, भाई कैश डिस्काउंट बात की बात है 10% होता है। कह रहे ये तब मिलेगा जब पेमेंट 30 दिन में हो जाएगी। टोल टैक्स पे करेंगे 1,800 रुपये, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 36,000 रुपये, डैमरेज पे करा 5,000 रुपये, कमीशन ब्रोकरेज पे करा 10,000 रुपये, अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, यानी कि हम कुछ कंटेनर जो है उस लेकर आते हैं जिसके अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। और कह रहा है अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, यानी जब कंटेनर को वापस कर देते हैं तो कितना मिल जाता है मुझे? 26,000 रुपये, यानी 30,000 देता हूं, 26 वापस मिल जाता है, तो कुल मिला के खर्चा कितना हुआ? 4,000 का। अदर एक्सपेंस कह रहा है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट बात, 2% है टोटल कॉस्ट की। 5% मटेरियल शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, यानी कि ये हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। द पेमेंट ऑफ द सप्लायर वाज मेड विद इन 20 डेज, इसका मतलब ये है कि सर 30 दिन में, यहां लिखा था 30 दिन में पैसा पे करने पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और हम पेमेंट कर रहे हैं सर 21 दिन में, इसका मतलब हाँ हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है मटेरियल का। कितने यूनिट है सर? 5,000 यूनिट है, क्योंकि उसने बताया था। मैं सारी कॉस्ट को ऐड करूंगा, उसको 5,000 से डिवाइड करूंगा, नहीं 5,000 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सर नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है। आइए जरा समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सर बात करते हैं लिस्ट प्राइस की। लिस्ट प्राइस है सर 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख का सामान नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं आपको सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा 10% का। तो 50,000 का तो सर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया हमें, माल कितने का पड़ा? 4,50,000 का। फिर इस 4,50,000 पे जीएसटी लगेगा 18%। अब हम अनरजिस्टर्ड है, इनपुट मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो मुझे सामान पड़ा 5,31,000 का। अब मेरी बात समझिए जरा, मेरे बाकी खर्चे भी हुए। कौन कौन से खर्चे हुए सर? देखो मेरा खर्चा हुआ एक तो ये, अच्छा कैश डिस्काउंट का भी तो बेनिफिट मिलेगा मुझे। क्या मुझे कैश डिस्काउंट यहां माइनस करना है? नहीं सर, कैश डिस्काउंट यहां माइनस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है ये मेरा फाइनेंस का इनकम है, ये मेरी फाइनेंस की इनकम है, ये मेरे कॉस्ट की इनकम नहीं है, तो इसलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा खर्चा हुआ सर टोल टैक्स का, तो मैंने यहां पे लिख दिया टोल टैक्स। फिर मेरा अगला खर्चा हुआ सर फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 36,000 का, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया 36,000 रुपए। फिर आता है सर डेम्यूरेज। अब दोबारा यहां पे ध्यान रखना, डेम्यूरेज यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर डेम्यूरेज जो होता है, डैमेज होता है सर हमारी पेनल्टी। जब आप डॉक पे, यानी कि जो भी आपका पोर्ट है, उस पोर्ट पे अपना माल छोड़ जाते हो और उसको वेयर हाउस में नहीं रखते हो, या तो उसको आप क्लियर करा लो या उसको वेयर हाउस में रखो। अगर आप क्लियर भी नहीं कराते और वेयर हाउस में भी नहीं रखते और वो सामान आपका पोर्ट पे पड़ा रहता है, तो जो पोर्ट है वो आपसे पेनल्टी चार्ज करता है, जिसको कहा जाता है डेम्यूरेज। क्या कहा जाता है? डेम्यूरेज। सो द डेम्यूरेज इज अ पेनल्टी
और पेनल्टी कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि गलती आपकी है। आप उसको कॉस्ट का पार्ट बना के कस्टमर के सर पे नहीं डाल सकते, ठीक है। वो अलग बात है कि आपने अपने बच्चे की शादी करी और अपना रेट बढ़ा दिया उसका सर्विस का, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन पेनल्टी अगर आप लगाते हो तो पेनल्टी कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए डेमोरेज यहां पे नहीं आएगा। देखो मैंने यहां पे लिख के काटा हुआ भी है, डेमोरेज यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर कमीशन, हाँ कमीशन खरीदने के लिए हमने पे करी होगी तो 10,000 वो लगे, फिर ये 30,000 भी लगे, लेकिन इस 30,000 में से रिफंड कितने हो गए सर? 26,000। तो मेरी कॉस्ट कितनी बनी? 30 में से 26 गए 4,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा आगे बहुत ध्यान से कि अदर एक्सपेंस थे 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो मैंने यहां पे ऐड करा अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जरा समझो टोटल कॉस्ट कब आएगी सर? टोटल कॉस्ट तो तब आएगी जब सारे खर्चे जुड़ेंगे, इंक्लूडिंग दैट कॉस्ट, इंक्लूडिंग दिस कॉस्ट। तो ये मुझे पता नहीं है, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं टोटल कॉस्ट तो अब निकाल सकता हूं कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये 98% है। सर 98 क्यों? क्योंकि 2% तो इसमें क्या है, इसमें 2% अभी कॉस्ट जुड़नी है। तो अगर ये 98% है तो 100% कितनी हुई? मैं 98% से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा सर 5,94,000, 5,94,964, ये रहा 5,94,964। क्लियर है? तो ये वैल्यू मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये वैल्यू मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। चलिए, हाँ उसने आपसे पूछा था पर यूनिट बता दो, तो सर देखो अब जरा बहुत ध्यान से, यहां पे हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं सर इतने का सामान है डिवाइड कर दो यूनिट से। यूनिट कितने हैं? 5,000। नहीं, ये गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे आपका नॉर्मल लॉस भी है। कितना नॉर्मल लॉस है? 5% का नॉर्मल लॉस है। और याद करो, जरा याद करो, मैंने आपको बताया भी था नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 5%, यानी कि 250। तो मेरे एक्चुअल यूनिट रिसीव कितने हुए सर? मेरे नॉर्मल यूनिट रिसीव हुए 4,750। और जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो हमेशा डिवाइड किससे करते हो? जो आपके नॉर्मल यूनिट्स हैं, यानी नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो आया वो। तो यहां पे 5,000 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पे डिवाइड होगा 4,750 से। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 125 रुपए 20 पैसे कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? फिर मैंने कुछ बातें यहां पे लिख दी है कि सर कैश डिस्काउंट मेरा फाइनेंस की इनकम है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। डेम्यूरेज जो है वो पेनल्टी होती है, ठीक है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। कॉस्ट पर यूनिट जो है हमेशा किस पे निकलता है? वो निकलता है आफ्टर डिडक्टिंग द नॉर्मल लॉस। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों सीए साहब, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आईसीआई के एमटीपी के क्वेश्चंस हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बन सकता है या इससे मिलता जुलता कुछ आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खुश रहिए।